हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज कर रहे हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 एडी से 1857 एडी तक। ये आपका चैप्टर 2 है, सोशल साइंस बुक ग्रेड 8 से। जो बैटल था प्लासी का, जब वो खत्म हो गया उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को हटा के उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन अब हुआ क्या, अब उसके शासन में ब्रिटिशर्स जो है विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे टैक्स फ्री प्राइवेट ट्रेड करने को मिले बंगाल के अंदर। ऐसे में फिर ब्रिटिशर्स को उसके खिलाफ भी वॉर लड़ना पड़ा। नतीजा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो बैटल ऑफ बुक्सार जो था उसे जीत गए। उसके बाद जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, उन्होंने एक संधि करी, ट्रीटी यानी संधि करी नवाब ऑफ अवध के साथ और मुगल एम्परर के साथ। अब इस संधि में क्या दिया था उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो नवाब है अवध के, वो 50 लाख रुपीस जो है कंपनी को पे करेंगे, कि उन्होंने सहमति दे दी है। और उसके बदले में कंपनी जो है एक सालाना उनको 26 लाख अमाउंट जो है वो मुगल एम्परर शाह आलम टू को देगी। नवाब ऑफ अवध देंगे 50 लाख रुपीस ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स जो है 26 लाख रुपए सालाना मुगल एम्परर को देंगे, शाह आलम टू जो के वहां के मुगल एम्परर थे। इसके बदले में अब इनको चाहिए क्या था कि जो दीवानी की पावर होती है, यानी जो सिविल पावर थी बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की, ये सारी की सारी ब्रिटिशर्स को दे दी जाए। अगस्त 12 1765 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सिविल पावर बंगाल की दे दी गई मुगल एम्परर के द्वारा। और यहीं से ब्रिटिशर्स ने फिर अपनी पॉलिटिकल पावर जो है इंडिया में बढ़ानी शुरू कर। ब्रिटिशर्स ने जो है हमेशा क्या किया, सामने वाले को ट्रीटी में इस तरीके से फंसाया, मतलब उनकी जो ट्रिक्स थी वो ये थी कि तुम जो हो अब हमारे अधीन हो जाओ, मतलब तुमने हमारा नुकसान किया है तो तुम इसके बदले में हमें पैसे दोगे। अगर जैसे कोई भी बैटल उन्होंने लड़ा, उनकी जो आर्मी है उसको नुकसान हुआ, तो वो जो भी भरपाई है वो ऑपोजिशन वाले से लेते थे। और फिर उसको जो है उसकी आइदर क्या कहते हैं पावर्स अपने पास ले लेते थे, उसकी टेरिटरी अपने कब्जे में कर लेते थे इस तरीके से। और जो हमारे यहाँ के राजा थे वो इनके चाल में आ जाते थे। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने जो है बड़ी आसानी से कई सारी टेरिटरीज पे अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर एक बात इन्होंने बताने के लिए किया नो दिस में कि 1772 एडी में एक नया सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल के अंदर, ताकि कंपनी की जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए वो क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे इजारेदार से, ताकि लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया जा सके। जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता था उसको जो है मोनोपोली दी जाती थी कि तुम इनकम कलेक्ट करोगे। हाईएस्ट बिडर मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता था उसको ही अकेले को एक चांस दे दिया जाता था। इस सिस्टम में जो वर्ड था फार्मर, वो इस्तेमाल किया जाता था इजारेदार के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, इसीलिए इस सिस्टम को फार्मिंग सिस्टम कहा गया। यहाँ ये जो वर्ड है इजारेदार, इसका मतलब क्या है, ये जो इजारेदार थे इनका सिर्फ काम क्या था सिस्टम के अंदर, ज्यादा से ज्यादा इनकम को जनरेट करना, ताकि जो किसान है उनका शोषण हो सके। जब ये वाली जो प्रैक्टिस थी बिल्कुल बेर करने से बाहर हो गई, मतलब अब और नहीं सहा जाता, तो ऐसे में फिर कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी। कॉर्नवालिस जो थे उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर, ताकि कुछ चेंजेस जो है वो किए जा सके। अब इसमें उन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, 1793 एडी में जब कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल थे, तो एक परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, जिसमें जो लैंडलॉर्ड थे उनको अधिकार दिया गया लैंड के ऊपर और लैंड से संबंधित इनकम के ऊपर। उनको पर हाँ एजेंट जो है गवर्नमेंट का उसकी तरह काम करना था। लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट करने होते थे लगभग जो 10 पार्ट्स हैं लैंड रेवेन्यू के, उसमें से 9 पार्ट्स जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने थे, और 1/10 पार्ट जो है रिमेनरेशन के तौर पे उसको अपने पास रखना होता। मतलब तुमको 10 हिस्से में से 9 हिस्से तो तुम गवर्नमेंट को दे दो, एक तुम अपने पास रख लो। ये जो मेथड था इससे फार्मर्स का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, क्योंकि उनको जो है एक फिक्स रेवेन्यू देनी होती थी लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड क्या करता था, जैसे तैसे हो उस रेवेन्यू को उनसे कलेक्ट करता था और फिर उनको जो है एक तरह से उत्पीड़न करता था। लैंडलॉर्ड को भी जो है
क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जमा कराना पड़ता था हर साल गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ से लाए। ऐसे में ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये पूरी तरह से लैंडलॉर्ड्स का फेवर करता था। शुरुआत में लैंडलॉर्ड्स को फिक्स अमाउंट देना था रेवेन्यू का। अब वो जमीनें जो रेवेन्यू नहीं दे पाती थी, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जमीनों से इनकम नहीं हो रही, उनकी जो है जमीनों को जब्त कर लिया जाता, लेकिन बाद में लैंडलॉर्ड जो है उन्हीं जमीनों को खरीद लेते। अब गवर्नमेंट को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि किसान जो है उनकी तरक्की हो ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं था। नतीजा क्या हुआ कि उसके कारण बहुत सारे रिवोल्ट्स, बगावत हुई किसानों के द्वारा बंगाल के अंदर। और बंगाल जो है एक बार ऐसा भी टाइम आया जब अन्न भंडार जो होता है, ग्रेनरी, वो जो है माना जाता था, वो आज की डेट में बिल्कुल ही खाली हो चुका था। तब वहां पर अनाज खत्म हो गया। फिर दूसरा आया रियॉटवाड़ी सिस्टम। अब रियॉटवाड़ी सिस्टम अर्ली 19th सेंचुरी में 1820 एडी के अंदर रियॉटवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो मुंबई और मद्रास की प्रोविंस थी वहां पर। आज की डेट में मद्रास जो है चेन्नई के नाम से। इसको इंट्रोड्यूस किया थॉमस मुनरो ने। उस समय ये गवर्नर थे मद्रास के। अब इस सिस्टम में क्या था कि जो लैंड को, यानी जो जमीन पर टिलिंग करता है, खेती बाड़ी करता है, उसको ही जो है ओनर बना दिया गया लैंड का। जो किसान है उसको लैंड रेवेन्यू देना होगा, जैसा गवर्नमेंट की कंडीशन होगी उसके आधार पर। इस प्रैक्टिस से कहीं भी जो लैंड ओनरशिप थी उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। रीजन क्या थे? तो बहुत ज्यादा लैंड रेवेन्यू था। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार था कि वो लैंड रेवेन्यू बढ़ा सकता है जब वो चाहे। अगर आपका फसल बर्बाद हो गई है, नहीं अच्छी पैदा हुई, तो भी जो रियॉट है यानी उसको किसान को लैंड रेवेन्यू देनी ही पड़ेगी। ये था रियॉट वाड़ी सिस्टम। तो इन्होंने जितने भी सिस्टम्स बनाए उसमें सबसे पहले अपना फायदा देखा। थर्ड आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम जो है ये लागू किया गया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और कुछ हिस्सों में सेंट्रल इंडिया। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने का नाम था होल्स मैकेंजी। इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1822 एडी। महल जो है ये टर्म, इसका इस्तेमाल किया जाता था गांव के लिए या एक गांव के समूह के लिए जो ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसके। इस सिस्टम के अनुसार जो यूनिट है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो खाली फार्मर का फार्म नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा गांव है या उसकी पूरी कलेक्टिव लैंड है। तब इनको जो है अगर ये रेवेन्यू करेंगे तो कलेक्ट करेंगे तो एक किसान के खेत से नहीं करें, बल्कि पूरे गांव से, क्योंकि वो या पूरी जमीन से जो है वो रेवेन्यू चाहिए। तो इस मेथड से कारण क्या होता था, लैंड रेवेन्यू जो है उसमें पहले गांव का सर्वे कराया जाता था। कैसे निर्धारित करते थे वो लोग, और फिर उसके बाद ये देखते थे कि जो भी उस पर पैदावार हो रही है उसके अकॉर्डिंग कितनी इनकम उसको उस फार्म से हो सकती है। इसी वजह से इस सिस्टम या मेथड को महलवाड़ी मेथड बोला गया। जो जिम्मेदारी थी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की, वो दी गई थी विलेज के हेडमैन यानी सरपंच। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बेसिक चेंजेस करे। ये जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उसके नतीजा क्या हुआ, जो स्टेबिलिटी, स्थिरता, ऑटोनॉमी, थोड़ी सी स्वतंत्रता और जो एक कंटिन्यूटी थी गांव की, यानी लगातार जो चल रहे थे, वो पूरी तरीके से टूट गए। यहाँ पर एक और दिया गया है पॉइंट, नो दिस। जब सिविल पावर ब्रिटिशर्स को मिल गई बंगाल के अंदर 1765 एडी में, तो कंपनी ने जो है अब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जो भी सालाना पैदावार होती थी बंगाल के अंदर उनके एम्प्लॉयज से, तब कितनी जो है एनुअल यील्ड हो रही है, कितनी कमाई हुई है बंगाल की उनके एम्प्लॉयज से, वो देखने की इन्होंने अब जो इन्फॉर्मेशन शुरू कर दी। अब क्योंकि बंगाल एक ऐसा रीजन था जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई करता था ब्रिटेन को, उसको एक्सपोर्ट करता था यूरोप के अंदर, तो उन्होंने जो है सबसे पहले किस पर अपना होल्ड जमाया, फार्म प्रोड्यूस, इसी से इनकम जनरेट हो रही। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करी जाती थी और कौन सी करी जाती। इसमें देखते हैं कंडीशन क्या थी एग्रीकल्चर की। यहाँ आपको ये एक सीन दिखाया गया है विलेज मार्केट का बंगाल के अंदर।
जब सिविल पावर मिल गई बंगाल के अंदर तो मेन ऑब्जेक्टिव जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को अपने अंडर करना था इंडिया से, जो कि उस वक्त यूरोप में डिमांड में। इससे क्या हो रहा था, उनकी खुद की अथॉरिटी जो बहुत ही संपन्न क्षेत्र थे उस टाइम के, जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस पर इनकी एक तरह से अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो गई थी। कंपनी चाहती थी कि जितना भी इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट है उस पर पूरी तरह से इसकी ही मोनोपोली हो, मतलब कोई भी और ना हो, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स हो या ये कंपनी हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उसमें कुछ ऐसे असेंशियल आइटम्स थे, या कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उन असेंशियल आइटम्स में से एक था जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड। तो कंपनी जो है उसने कोशिश करी कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया जाए इंडिया के अंदर जैसा वो चाहते हैं। प्रोडक्ट्स मेनली कौन कौन सी थी? इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम और पेपर। ये जो यहाँ दिया है कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करी जाती थी, वो ये थी इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम और पेपर। अब समझने की कोशिश करते हैं ये जो कमर्शियलाइजेशन की सिचुएशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की वो कैसी थी कंपनी गवर्नेंस के अंडर। सबसे पहले आता है रॉ सिल्क। 18th सेंचुरी के दौरान रॉ सिल्क जो है वो इंग्लैंड आई स्पेन से और इटली से। अगर सिल्क जो बंगाल में प्रोड्यूस करी जा रही थी वो इनके अंडर कंट्रोल आती तो ब्रिटिशर्स को जो है स्पेन और इटली पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसलिए एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक कंपनी ने अपनी खुद की डोमिनेंस जो है सिल्क के एक्सपोर्ट पर जमा ली इंडिया से। यहाँ तक कि उसके लिए उसने कई बार जो फार्मर्स थे उनका उत्पीड़न भी किया। आपको बोला गया है यहाँ पर एक्टिविटी है कि लोकेशन ढूंढनी है कैरेबियन कंट्रीज की वर्ल्ड मैप की मदद से। दूसरा आता है इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इस्तेमाल डाई करने के लिए किया जाता है कपड़ों को। इसके जो पेड़ है वो ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा ये डिमांड में था कि इंडिया का जो इंडिगो का कलर है वो बहुत ज्यादा कपड़े में उसमें एक चमक आती थी। ऐसी ब्राइटनेस जो है और बाकी इंडिगो में नहीं थी। और इंडिगो का इस्तेमाल कॉटन क्लॉथ को रंगने में किया जाता था। तो 1790 एडी तक जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इंपोर्ट करती थी इंडिगो कैरेबियन कंट्रीज। पर जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हुआ तो इंडियन जो इंडिगो था उसकी डिमांड बढ़ने लगी। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने यूरोपियंस को टेरिटरीज में बसाना शुरू कर दिया जो उनके अंडर रूल थी इंडिया के अंदर, और वहां पर इन्होंने इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। दो सिस्टम जो है इंडिगो प्रोडक्शन के इंडिया के अंदर किए जा रहे थे, एक था निज और एक था राइट। निज सिस्टम में क्या था, प्रोड्यूसर्स जो थे वो अपनी खुद की मिट्टी पे जो है उसमें खेती पे के लिए इस्तेमाल करते थे खुद के लॉ जो है, ऑक्सन यानी बैल है और जो भी कल्टीवेशन के साधन चाहिए वो सब अपना हल वगैरह खुद इस्तेमाल करते। जब फसल तैयार हो जाती थी तो रॉ मटेरियल जो है उसको काटा जाता था, हार्वेस्ट किया जाता था और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता था। जबकि जो रॉयल्टी प्रैक्टिस थी उसमें फार्मर जो है वो इंडिगो कल्टीवेट करते थे अपनी जमीन पर, और जब वो पक के तैयार हो जाती थी तो मैन्युफैक्चरर को बेच देते थे एक फिक्स्ड प्राइस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन दिया हुआ है उस समय का जब इंडिगो प्लांट जो है वो इंडिगो फैक्ट्री ले जाया जाता था। यहाँ सीन दिया है उस फैक्ट्री का जो इंडिगो फार्म के पास हो। इस मेथड में जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता था, लोन देता था फार्मर को। ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो इसी प्रैक्टिस पे चलता था क्योंकि ज्यादा प्रॉफिटेबल होता था इंडिगो प्रोड्यूसर्स के लिए। मैन्युफैक्चर क्या करते थे, बहुत कम दाम फिक्स करते थे और फार्मर्स को मजबूर करते थे इसकी खेती करने के लिए। अगर कोई फार्मर मना कर देता था तो उसको जो है फिर प्रताड़ित किया जाता था, उसकी क्रॉप्स जो है उसको बर्बाद कर दिया जाता ताकि प्रोड्यूसर्स का फार्मर्स के ऊपर डर बना रहे। इसलिए कंपनी के जो एसोसिएट्स थे वो कई सारी गलत गलत काम भी करते थे। वो फेक अकाउंट्स रखते थे ताकि मजबूर करते थे फार्मर्स को कि वो जो है ऐसे क्रॉप्स उगाए तो उनके लिए फायदेमंद हो। जो रूलर्स थे कंपनी के, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, इंडिगो को उगाने वाले थे, वो फार्मर की कंप्लेंट्स जो थी उनको सुनते तक नहीं थे। तो इतने ज्यादा ऐसे थे कि सुनते तक नहीं थे। इस असंतोष के कारण इंडिगो के रायट्स हुए 1859 और 60 एडी के दौरान। फिर आता है कॉटन। इंडिगो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया का। इसी तरीके से कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप था, कमर्शियल क्रॉप वेस्ट इंडिया। 1780s में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कुछ फेवर्ड मर्चेंट्स ने
कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन जो इंडिया और चाइना के थे उनको कंट्रोल करना शुरू कर लिया। कंपनी मजबूर कर रही थी फार्मर्स को कि वो कॉटन जो है मार्केट प्राइस से कम में बेचे। फार्मर्स बर्बाद हो गए क्योंकि उनको जो है सही दाम कॉटन के नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा शुगर केन, टी, ओपियम, पेपर, कॉन्डिमेंट्स, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इंडिया के अंदर। उससे ब्रिटिशर्स पूरी तरह से अपनी पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करते थे और इन क्रॉप्स को बहुत ही कम दामों पर फार्मर्स को एडवांस जो है क्रेडिट के लिए दिया जाता ताकि वो खेती कर सके। तब उनको पैसे पहले दे दिए जाते थे कि आप खेती करिए। अब होता क्या था, उसके बाद कार फार्मर जो है वो कर्जदार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप जो है वो उनसे जो खरीदे जाते थे वो बहुत कम दामों पे खरीदे। ट्रेडर्स तो काफी मुनाफा कमाते थे, फार्मर्स और गरीब हो जाते थे। तो कंपनी का जो है बहुत ज्यादा प्रभाव था बाइंग और सेलिंग में कैश क्रॉप्स का इंडिया के अंदर। तो इंडस्ट्रीज है इंग्लैंड की, वो संपन्न जो है इन्हीं रॉ मटेरियल्स के कारण हो रही थी जो इंडिया से पहुंच रहा था। इसीलिए कंपनी चाहती थी कि उसकी अथॉरिटी स्टैब्लिश हो जाए कैश क्रॉप्स पर इंडिया के अंदर। इनमें बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो लैंडलेस फार्म लेबर्स बंद कर रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ द टाइम्स। ये करते हैं अगले वीडियो।